साथियों, मैं हूँ संतोष यथार्थ। कुछ आपको सर्टिफिकेट दिख रहे होंगे। देखिए, ये देखिए पुरस्कारों की पूरी सीरीज लगी हुई है। और ये देखिए, भरा हुआ है कमरा पूरा। मेरे जहन में एक बात आती है, लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व, मुंशी प्रेमचंद का व्यक्तित्व, कि आज भी उनकी फ़ोटो आती है तो ये फटे हुए जूते नज़र आते हैं। और जितने भी महान विभूतियाँ हैं, उनके व्यक्तित्व की एक बात मैंने नोटिस की है कि उनका व्यक्तित्व जो महान बना, कहीं ना कहीं उनके पीछे त्याग, तपस्या, समर्पण का एक लंबा संघर्ष रहा है। तो मेरा चैनल जो संतोष यथार्थ जो मेरा चैनल है, आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लेके आता है जो वास्तव में जीवन में जिन्होंने कुछ किया है। जैसे कि डॉक्टर कलाम साहब ने कहा है कि मनुष्य को कठिनाइयों की आवश्यकता पड़ती है, सफलता के समय जो है वही कठिनाइयाँ याद आती हैं। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये के.पी. सक्सेना साहब हैं, जिन्होंने लगान पिक्चर लिखी थी और लगान पिक्चर बड़ी हिट हुई थी। ये देखिए, गोपाल चतुर्वेदी जी हैं, एक से एक सब रंगकार हैं। लेकिन जिसमें जो अवार्ड्स हैं सिर्फ एक फील्ड के नहीं हैं, विविध क्षेत्रों के हैं, समाज सेवा के हैं और कल्चरल प्रोग्राम के हैं। कुल मिला के संभव नहीं है इतने पुरस्कार दिखा पाना जितने यहाँ लगे हुए हैं। और जिस मकान में हूँ वो मुश्किल से 500-600 स्क्वायर फीट का महान है। तो आजकल जो एक दुनिया है कि बड़े भौकाली मकान में और लग्जरी मकान में लोग रहते हैं, तो मैं बताने जा व्यक्तित्व के बारे में, जिसने जो है 6 किताबें लिख चुका है जो। और आज मैं ढूंढते हुए आया हूँ उस गली में, जैसे चिरगांव नाम पूछा जाए किसी से तो चिरगांव नहीं मालूम होगा। क्यों नहीं मालूम होगा? किसी बच्चे को कोई चीज़ मालूम होगी, हम लोग बताते ही नहीं हैं। तो आज मैं हूँ ठाकुरगंज में, नानक नगर एक जगह है, ये आपको नहीं मालूम। मैं साथ में बैठा हूँ अलंकार रस्तोगी जी के साथ में। अलंकार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल संतोष यथार्थ में। जैसा कि मैंने आपसे 15 दिन पहले बात हुई थी कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, और क्योंकि हमारा चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो वास्तव में संघर्ष जो है किए हुए हों। और तो ये जो है उद्देश्य यही है कि दो पार्ट, जो कि एक पार्ट में इनका इंटरव्यू ले पाना मेरे बस की बात है नहीं। तो आज पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की बात करनी है। तो आज जो है मैंने अभी आपको अवार्ड्स दिखाए, किताबें दिखाई। आपके कितनी किताबें और कितना आ चुकी है डिटेल में बताइए, मुझे डीपली नॉलेज नहीं है। सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ संतोष यथार्थ जी के जो चैनल के श्रोता हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। 6 देशों में और जहाँ जहाँ पर जितने देशों में इनके श्रोता है, इनके जो इनको मोहब्बत करते हैं, उन सभी को मेरा भी नमन है। और संतोष जी का बहुत बहुत आभार कि इन्होंने मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति का साक्षात्कार लेने का एक बीड़ा उठाया है। और जैसे अभी संतोष जी ने कहा कि मेरी कितनी किताबें आ गई, कुछ मेरे साहित्यिक रचनाक्रम पे ये बात करना चाह रहे हैं। तो मेरी सबसे पहले 2014 में किताब आई थी। क्योंकि मैं बता दूं, मैं व्यंग्यकार हूँ, व्यंग्य लिखता हूँ। 14 में सबसे पहली किताब आई थी मेरी, खुदा झूठ ना लिखवाए। फिर उसके बाद में 16 में आई सभी विकल्प खुले हैं। फिर 2018 में आई दो टूक। फिर 2020 में आई डंके की चोट पर। 2021 में आई जूते की अभिलाषा। और उसके बाद एक आई है अलंकार रस्तोगी के बेहतरीन व्यंग्य।
और इसके अलावा कुछ और किताबें भी हैं जो जल्दी ही आने वाली हैं। उसमें है घातक कथाएं। कुल मिलाकर के मेरी अभी तक 7 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं और 8वीं भी इसी सत्र में आ जाएगी। और इसके अलावा मेरे लगभग 2 दर्जन संयुक्त व्यंग्य संग्रह, जिसमें मैं भारत के लगभग सभी जो चुनिंदा व्यंग्यकार हैं उनके साथ में मैं मेरी रचनाएं हैं। अच्छा अच्छा, तो ये तो मतलब 2014 से आपकी यात्रा शुरू हुई है। 2014 से पुस्तक लेखन की यात्रा शुरू हुई। हाँ। लेखन तो मैं उससे बहुत पहले से कर रहा था। अच्छा। क्योंकि पुस्तक लेखन तभी आपको पता है जब आपके पास इतना ज़्यादा संग्रह हो जाता है कि आप उसको एक पुस्तक का रूप दे सके। अच्छा। तो जो शुरुआत थी वो उससे पहले की थी। लगभग 20 साल हो गया मुझे लिखते हुए, लेकिन जो पुस्तकों का सिलसिला था वो 2014 से प्रारंभ हुआ। कुल मिलाकर साथियों, अब मैं आता हूँ। अब ये बताइए कि आपकी जो पढ़ाई, ये आपने कहाँ से की, जो इनिशियल स्टेज की पढ़ाई हुई? इनिशियल स्टेज की पढ़ाई लखनऊ से हुई। और मतलब क्लास फर्स्ट सेकेंड नर्सरी जो आज पढ़ाई होती है, आजकल तो प्ले व्ले होता है, तो आपके समय तो प्ले व्ले होता है? नहीं, प्ले होता होगा, होता जरूर होगा। हमेशा से ही अच्छा सुविधाएं रही हैं। और सुविधाएं तब आपको मिल पाती जब आप उसके लायक होते हैं, सक्षम होते हैं। अच्छा। अगर आप सक्षम नहीं होते, जो बेस्ट आपके सामने होता है वही सबसे ज्यादा अच्छा विकल्प आपके लिए होता है। तो विकल्पों में से था कि मेरी पढ़ाई शुरुआत में सरकारी स्कूल में हुई, और मैं कह सकता हूँ नगर महापालिका का विद्यालय था। अच्छा, कक्षा 5 से लेकर कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक मैंने उसी विद्यालय जो नगर निगम इसको चलाता है। साथियों, आप समझ रहे हैं कि जो अलंकार रस्तोगी हैं, जो आज नेपाल सरकार ने भी इन्हें बुलाया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार हैं, इनकी कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई नगर निगम के स्कूलों में हुई है। जैसा कि आज हम लोगों की जो पीढ़ी चल रही है, उठते ही इंग्लिश मीडियम की मोटी मोटी फीस देते हैं कि सरकारी स्कूल में कोई कुछ बन नहीं सकता। अच्छा, वहाँ हुई। चलिए, अच्छा ये बताइए, आपका जो परिवार है, कितने भाई बहन, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, जो उस समय जो थे, और कैसे रहते थे, कहाँ अपना मकान था आपका? देखिए, हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई और थे। एक मुझसे बड़े 2 साल बड़े मेरे बड़े भाई हैं, जो वर्तमान में एमिटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, आर्ट फैकल्टी में। पिताजी पेशे से वकील रहे हैं और माताजी गृहिणी रही हैं। 2 छोटे भाई हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा उनमें एज का गैप है। तो ये हम लोग का 6 लोगों का परिवार था। परिवार मतलब ये होता है जहाँ अभी ये जो मकान, जैसा कि मैं आया हूँ और देख रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता आपका मकान ये 600-700 कितने स्क्वायर फीट का? 700-800। साथियों, देख रहे हैं 600-700 स्क्वायर फीट का, जो अगर हम जो बड़े इलाकों में जाते हैं तो इतने में 1 हाल या 2 हाल बन पाते हैं। इतने मकान में अभी भी कितने लोगों का परिवार रहता है? इसमें हम लोग 7 लोगों का परिवार है। इसमें मेरे पत्नी है, 2 बच्चे हैं, और मेरे माँ बाप हैं, और मेरे जो एक छोटा भाई है वो अभी वर्तमान में साथ में रह रहा है। मैं कुल मिला के यही बताना चाह रहा हूँ कि महानता जो है, ये नहीं होता है कि कितना बड़े एरिया के मकान लेते हैं या कितनी बड़ी कार से चलते हैं, उस व्यक्तित्व को। अच्छा ये बताइए, पहले जब आप ये तो मकान कब पहले ही लिया, शुरुआत से था या अभी जल्दी लिया? नहीं शुरुआत से। देखिए, शुरुआत में जब बचपन में पढ़ते थे तो आप कहाँ रहते थे? ये लखनऊ में ही मेरी पैदाइश हुई, और कक्षा 1 से लेकर के आज तक सारी शिक्षा लखनऊ में ही प्राप्त हुई है। और शुरुआत में हम लोग किराए के मकान में रहा करते थे। किराए के मकान में? और किस इलाके में? इसी ठाकुरगंज इलाके में। साथियों, ये पुराना लखनऊ का ठाकुरगंज इलाका है, नवाबों का शहर है। तो यहाँ पर जो बुलबुलैया और ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। उसी इलाके में पुराना लखनऊ कहलाता है। तो उसी इलाके में मैं बात कर रहा हूँ। अलंकार रस्तोगी जी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार हैं, तो ये यहाँ पर वहाँ जो मकान, किराए के मकान में रहते थे, तो वो किराए के मकान में ये कहानी इतनी आसान नहीं है। कुछ लोग लगता हो ठीक है, किराए के मकान में बहुत लोग रहते हैं।
किराए के मकान फ्लैट में जैसे रहे थे। आज लोग 2-3 कमरे का फ्लैट लेते हैं, वैसे किराए का मकान था। मैं बता रहा हूँ मुझे बताने हाँ। दी। तो कुछ लोग सोचते हैं किराए का मकान लिया, कोई बात नहीं, किराया दिया होगा, फिर उसके बाद में पढ़ लिख गए होंगे, कुछ बन गए, तो फिर उसके बाद अपना मकान खरीद लिया होगा। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है। ये किराए का मकान एक नहीं था। हम लोगों ने जो हमारी यात्रा थी उसमें एक नहीं, हम लोगों ने किराए के मकान से लेकर के अपने मकान तक में जो यात्रा की, उसमें लगभग हम लोगों ने 7 किराए के मकान, 7 किराए के मकानों में हम लोग रहे हैं। मतलब किराए में क्या 3-4 कमरे में रहते, क्या कमरे में? एक या 2 कमरे, एक ही कमरा, मुझे तो जहाँ तक मतलब याद है। एक कमरे हाँ, में कितने लोग रहते थे? एक कमरे में 6 लोग, साथियों, 4 लोग रहते थे, क्योंकि बाद में 2 छोटे भाई बाद में हुए, तो 6 लोग कुल एक मिलाकर के। कमरे के मकान में मैं जिस महान व्यक्तित्व के पास बैठा हुआ हूँ, एक कमरे के मकान में 6 लोग रहते थे। ये कल्पना कीजिए, आज ये जो लोग देख रहे होंगे तो कितना मुश्किल रहा होगा, आप लोग सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। वही लेकिन कहावत नहीं, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो अच्छा, तो इतने रहे। तो ये बताइए कि जो ये तो ठीक है, तो किराए के मकान छोटे, तो ये बताइए कि ये जो भाई उस समय भी जो थोड़ा सा किराए के मकान में भी लोग रहते होंगे, तो 6 कमरे के मकान में 2 लोग 3 कमरे के मकान में रहते होंगे, लेकिन इतनी क्राइसिस क्यों इतना एक कमरे के मकान में रहते थे? कि हमारा देश जो है ना, वो ऐसा नहीं कि इसमें लगभग सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, और हमें लगता है कि ज़्यादातर लोग इस देश में अब थोड़ा संपन्नता आई। नहीं तो अगर हम पिछले 30-35 सालों को देखें तो ज़्यादातर लोग मध्यम वर्गीय या अति निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ही होते थे, और उन्हीं में मेरा भी जन्म हुआ। अब समस्या यह आती है कि या तो अगर आप उस परिवेश में पैदा हुए तो आप समझ ले यार कि मुझे तो मौके नहीं मिले, या मैं अच्छे समृद्ध परिवार मतलब में नहीं पाऊँ। बहाना साइटिस की बीमारी। अगर आप बहाना बनाना चाहे तो बहुत होते हैं। हाँ। लेकिन मुझे याद आ रहा है, बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं हाँ। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, हाँ। लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपका दोष है। अच्छा, गरीब तो आप ठीक है, आप भाग्यशाली नहीं रहे कि आप बहुत ज़्यादा संपन्न परिवार में पैदा हो, लेकिन उसके बाद आपको भगवान ने हाथ दिए हैं, आपको दिमाग दिया है, आँख नाक कान दिए है, आप उनका प्रयोग करके आप वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए चाहिए होता है। साथियों, तो कोई समझ बाधा रहे- नहीं होती कि आर्थिक रूप से अगर आप संपन्न नहीं किसी परिवार में पैदा हुए हैं, हर व्यक्ति सोने की चम्मच लेकर नहीं पैदा होता है, लेकिन ये कोई कमी या कोई बाधा आपके करियर में या जो भी आपके सपनों की उड़ान है उसमें बाधा कतई नहीं बन सकता। इसको साथियों, बिल्कुल छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं कि जो मैं बात कर रहा था कि एक कमरे के मकान में 6 लोग रहते थे, और उसमें भी संघर्ष करके परिस्थितियों से लड़ने की कितनी क्षमता है। एक वही होता है, एक फूल बगीचे में होता है और एक फूल जंगल में अपने आप बिना किसी माहौल के पैदा हो जाता है, तो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये बताइए, तो ठीक है, इसके बाद अपने क्वालिफिकेशन आपने क्या, वर्तमान में आप कहाँ पर हैं तैनात, किस जॉब में, क्या है कर रहे हैं? देखिए, मैं अपनी जर्नी शुरुआत से बताना चाहता हूँ। आपने कहा कि तो शुरुआत से मैंने जैसे बताया कि अगर मैं उसके बाद कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक मैंने सरकारी स्कूल में, जिसको सब लोग जानते हैं, सरकारी स्कूल में। कौन सा स्कूल रहा? सरकारी स्कूल में हमारे एरिया का सबसे बढ़िया स्कूल जो रहा था, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। कालीचरण इंटर कॉलेज रहा, जहाँ डॉक्टर श्याम सुंदर दास हमारे प्रधानाचार्य भी रहे थे। मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, और बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत ही अच्छे गुरु लोग मिले। अच्छा। और ये कभी नहीं सोचा चाहिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा भी हुआ, क्योंकि मैं इतने अनुभवों से गुजरा हूँ कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, या मैं चूँकि आपने बताया मैं लेखक हूँ, व्यंगकार हूँ, और जो भी मेरे मुद्दे होते हैं मैं उनको जितनी बारीकी से पकड़ पाता हूँ, ये तभी संभव हो पाया है
जब मैंने इतने संघर्ष देखे हैं, उस परिस्थितियों को झेला है, तभी मुझे उस लिखने का मुझे मटेरियल भी मुझे तभी मिल पाया, और वो संवेदना जो मेरे अंदर आई है वो तभी आ पाई है जब मैंने इतनी संघर्षों के बाद उन पहलुओं को जान पाया हूँ कि ये भी होता है। नहीं तो जो लोग शुरुआत से कारों से चल रहे हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, उनको नहीं मालूम कि एक आम आदमी की मनोदशा क्या होती है, वो क्या सोचता है, और उसको क्या कौन कौन अच्छा, सी समस्या का समाधान वो तो करना है। ये तो आज चल रहा है, लेकिन मैं जिस पे आना चाहता हूँ कि यार आपने पढ़ाई कर ली, तो ये क्या ग्रेजुएशन किया, क्या किया? मैं उस पे ग्रेजुएशन मैंने किया है। मैंने फिर 12th करने के बाद मैंने लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। और ये ऐसा उस समय बहुत माना जाता था कि क्रिश्चियन कॉलेज बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा, क्रिश्चियन कॉलेज, और उसमें एडमिशन होना बहुत मुश्किल काम है। हाँ। तो लेकिन वही कहते हैं कि लगन और समर्पण हो तो आप सब कुछ पा सकते हैं। अच्छा। तो फिर मेरा उसमें एडमिशन हो गया, एंट्रेंस टेस्ट दिया मैंने, और फिर मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। और अच्छा। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा 2 चीज़ों में मन लगता था, क्योंकि अभी मैंने बताया कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे साथ साथ कुछ ना कुछ करना था, तो मैंने साथ साथ ट्यूशन्स देनी शुरू कर दी, ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर दी। साथियों, यहाँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देखिए परिस्थितियाँ कैसी थी। 6 लोग एक कमरे के मकान में रह रहे हैं और पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। वही जो कहानी हम लोग अब्राहम लिंकन के बारे में सुनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ते हैं, और अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी सुनते रहते हैं कि वो चाय बेचते थे। तो वो परिस्थिति कभी किसी के सामने भी आ सकती है, लेकिन परिस्थितियों से हार ना माने। यहाँ जो इंटरव्यू है उसका नहीं हो रहा है, जो एक रिकॉग्नाइज लेखक है उसकी संघर्ष की यात्रा। आपने मतलब बीएड किया। अच्छा, ये बताइए इसके बाद जो पढ़ाई की, एमए किया, एम कॉम या एमए कुछ किया? एमए किया। उसके बाद जो उसके बाद नौकरी पाने के लिए क्या विजन था, क्या सपना था, और क्या संघर्ष करना पड़ा? जैसे मैंने बताया कि परिस्थितियाँ से लड़ना, ये सबसे पहला काम था कि हमें परिस्थिति से लड़ना है, लड़ करके आगे निकलना है, हथियार डालना या आत्मसमर्पण करना नहीं है। अच्छा, मतलब आपने मुझे याद आ रही, सुनाइए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वाह, बहुत बढ़िया। तो मैंने सोचा कि मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। मैं लड़ा, मैंने ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू की, मैंने ट्यूशन देनी शुरू की। मैं, और सबसे बड़ी, और आपको मैं बहुत ही एक ऐसी, मैं इंस्पायरिंग नहीं कहूँगा, लेकिन आप इंस्पिरेशन लेना चाहें तो जो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो ले सकती है कि मैं हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, उसके बावजूद भी मैंने हमेशा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाई है। अच्छा। और हमेशा ला मार्टिनियर, सीएमएस, इन सब के बच्चों को, और मैं बहुत एक्सपर्ट टीचर हुआ करता था इस फील्ड का। और मैंने डिसाइड किया कि एक तरफ मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, उससे जो भी मिलता था उससे मेरा जेब खर्च और जो भी मेरी किताबों का खर्च, क्योंकि ये था कि मुझे किसी भी तरह से कोई ना कोई ऐसी अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध करना है, और जाहिर सी बात है उसके लिए मुझे एक नौकरी चाहिए थी। चलिए, मैंने दो चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था। पहली बात था कि मैं पढ़ा रहा था, दूसरी बात लेखन था। तो मैंने सोचा कि मैं टीचिंग में ही क्यों ना अपना करियर बनाऊं। इसके लिए फिर मैंने बीएड, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया, और साथ में था कि मुझे तैयारी भी करनी है। तो इसकी भी एक संघर्ष की कथा है। उस समय ऐसा था कि किताबें कंपटीशंस की बहुत महंगी हुआ करती थी। अच्छा। इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि किताबें खरीद करके अच्छा, आप नई किताबें नहीं ले पाते, पैसा नहीं था। अच्छा, कि भाई आप उस समय भी अगर आप ट्यूशन्स कर रहे हैं तो आप बस आप फॉर्म भरते हैं,
आप प्रतियोगिता दर्पण वगैरह हर महीने खरीदते, बहुत सारे और भी खर्चे होते थे, फीस वगैरह सब मैं अपने आप खुद ही जमा करता था। तो मैंने डिसाइड किया कि कैसर बाग में अमीरुद्दौला लाइब्रेरी हुआ करती थी, अभी भी है, अभी भी का अभी भी अमीरुद्दौला, है। हाँ, और yes, sir, है। मेरे कैरियर बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। लाइब्रेरी उसमें, मतलब हाँ, लाइब्रेरी का सहारा लिया है। लाइब्रेरी में अपनी एक, किताबें नहीं खरीद हाँ, पाते तो लाइब्रेरी तो के एक कंपटीशन सेक्शन हुआ करता था अमीरुद्दौला हाँ, लाइब्रेरी में। उस कंपटीशन सेक्शन में था कि मैंने साल भर का एक मेंबरशिप का कार्ड बनवा रखा था, मुझे याद शायद 70 रुपए का था कार्ड। अच्छा अच्छा, ये मैं बात बता रहा हूँ सन 2000 के आसपास की बता रहा हूँ। हाँ, तो आज से 24 साल पहले की बातें हैं। तो एक 70 रुपए कार्ड में मेंबरशिप ले ली मैंने, और जाते थे वहाँ पर जाकर के हाँ, एक कंपटीशन सेक्शन था, वहाँ पर एक लाइब्रेरियन मैडम थी, तो उसको हम लोग अपना दे देते थे कार्ड। अच्छा। और वहाँ से सेल्फ में किताबें लगी थी, जैसे रीजनिंग ले लिया, मैथ ले लिया, हिंदी ले लिया, या हिस्ट्री ले लिया, जीएस ले लिया, इस तरीके से एक एक किताबें इश्यू करवा करके और वहीं से पढ़ते थे, दिन भर पढ़ते थे। मतलब आप वहाँ दिन भर मैं दिन भर पढ़ा करता था। दिन मतलब भर कई बजे जैसे मैं जाते सुबह थे? गया 10-11 बजे के आसपास, अच्छा। गया, साइकिल उठाई, गाड़ी तो हुआ करती नहीं थी, अच्छा। साइकिल उठाई, हाँ, हाँ। और चला गया साथ। और गर्मी में मई जून का मुझे याद हुआ करता था, पसीने से पूरी शर्ट और पैंट भीग जाया करती थी। फिर वहां पर कार्ड देते थे, फिर दिन भर वहां पर सुबह 11 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक, फिर वहां पर मतलब 6-7 घंटे लगातार। उसके बाद क्या पढ़ाई करते थे? थी, फिर उसके बाद फिर घर आते थे, फिर उसके बाद फिर ट्यूशंस। तो सुबह ये संघर्ष के दौर में सुबह से लेकर रात तक कुल कितने घंटे की आप लेबर हो जाती थी आपकी? आप जोड़ लीजिए 12 घंटे लगभग। 12 घंटे। फिर उसके बाद में फिर ट्यूशंस होती थी। मैं लगभग मैं बताऊं, जब मेरा बीएड में सिलेक्शन हुआ, क्योंकि बीएड एक रेगुलर और कोर्स होता था, टफ कोर्स होता था, तो उसमें मैं 6 ट्यूशंस पढ़ाया करता था। 6 ट्यूशन? तो मतलब 6 ट्यूशन का मतलब 6 घंटा वो और 2 घंटा आने में 7 घंटे 7.5 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था। फुल टाइम ट्यूशन पढ़ाता था। वो तब पढ़ाता था जब पूरा खर्चा, मतलब आपका बीएड का खर्चा, हाँ, जितनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है साथियों, समझिए कि 6 ट्यूशन पढ़ाते थे, बीएड करते थे, तो मतलब कुल मिला के उसके बाद जब लगभग मैं कहता हूँ कि 4-5 बजे से मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देता था, और ये मेरी ट्यूशन लगभग 10 बजे तक चलती थी। एक ट्यूशन मैं शायद सुबह भी पढ़ाता था, जो मॉर्निंग जो नून शिफ्ट वाले बच्चे थे, 1-2 ट्यूशन मैं सुबह भी पढ़ा लेता था, और ये 10 बजे तक सिलसिला चलता रहता था। उसके बाद फिर सुबह में 4 बजे का अलार्म लगाता था। अच्छा, 4 बजे का अलार्म लगा। सोते कब ये थे? सोते वही करीब 11-11:30 बजे सोते थे। और क्या फिर 4 बजे मतलब आप 3-4 घंटे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर साहब के लिए फेमस था कि वो 3-4 घंटे के लिए नींद लेते थे, उनके मम्मी पापा परेशान रहते थे, तो वही कहानी तो शादी। ये अच्छा, ये चीज ये बताइए, एक चीज है, 2-3 दिमाग वो छूट जाएगा नहीं तो मैं एक आध, जैसे उस समय आप तैयारी करते थे, ठीक, तो और नातेदार रिश्तेदार जिनके जो बड़े रिच टाइप के होते हैं, तो जो कि आपने खुद कहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि, तो अक्सर लोग व्यंग भी मारते, आप व्यंग्यकार हैं, लेकिन हिंदुस्तान का आदमी व्यंग मार, भले ही ना राइटर है लेकिन मैं मारता, तो क्या ऐसे भी लोग आते थे? देखिए, ये समाज है, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। और ये क्या कहते जनरली लोग क्या कहते थे आपकी? मनोवृत्ति ऐसी होती है कि देखिए, कई चीजें होती है। उस समय ऐसा कहते थे कि यार, पहली बात तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सरकारी स्कूल में क्या कर पाएंगे। तो मतलब बात है कि आपके पास रुपया पैसा भी नहीं कि कहीं कोई जुगाड़ उगाड़ करके आप नौकरी पाल लो। अच्छा, लोग ये कहते हैं सरकारी स्कूल में हो तो नौकरी नहीं पाओगे, और ना आपके पास इतनी पैसा देने की औकात नहीं है इतनी कि आप कहीं जुगाड़ करके ले पाओ, ठीक। तो ये सारी चीजें होती थी। अच्छा, तो मैं एक कान से सुनता था और दूसरी कान से निकाल देता था। और लोग ये भी कहते थे कि सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन बात है, भगवान पा लेना आसान है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं आप पा पाओगे। और ये भी जानते थे कि जिस तरीके से फैमिली बैकग्राउंड है, जिस तरीके से आप क्योंकि लोग जो पूरा डिवोटेड रहते हैं, वो लोग भी नौकरी इतनी आसानी से नहीं पा पाते। ये तो बंदा इतने दिन के इतने घंटे ट्यूशन्स पढ़ाता है, तो ये कैसे अपने आप को दे पाएगा। हालांकि ये सब बातें जितनी वो कहते थे, मेरे लिए उतना ही ज़्यादा संघर्ष में मेरे को
खाद और का काम, शक्ति, खाद का काम करती है। हाँ, ये मेरे लिए और खाद पानी काम करता था, और मेरे को और उत्साह बढ़ता था कि नहीं यार, सा- ये तो मेरे लिए चैलेंज हो गया, अब तो मुझे करके दिखाना ही दिखाना है। साथियों, और ये एक चैलेंज मैंने हम लोग एक धातु का उदाहरण देते हैं जो काटी भी जाती है, तपाई भी जाती है और गलाई भी जाती है। किसका? सोने का उदाहरण। तो 24 कैरेट वाली सिर्फ धातु नहीं होती है, 24 कैरेट वाले हमारे अलंकार जी है। परिस्थितियों ने इनको गलाया भी, काटा भी, तपाया भी। अच्छा, ये जैसे इसके साथ एक प्रश्न यहाँ बैठे हैं, चूंकि संघर्ष यात्रा के जो मन में आ रहा है वो पूछ डाला जाए। जैसे आजकल जैसे बच्चों को हम लोग खूब त्योहार व्यवहार, होली, दिवाली, दीप कायदे से मनाते हैं। तो उस समय चूंकि इतना क्राइसिस का दौर था, क्या लगता है कि इस तरीके से त्योहार वगैरह कैसे, क्या अनुभव रहा है आपका अपना मनाने का? क्योंकि आया है मन में तो आना ही चाहिए, नए बच्चों को मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ बैठे हैं तो मालूम। ऐसे प्रश्न हाँ। बहुत ही हाँ, ऐसे होते हैं कि संवेदनशील भी होते हैं, और लेकिन कभी कभी बच्चों को लगता है कि बताने चाहिए कि नहीं बताने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप जब बहुत अपने संघर्षों को बताते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक महानता का लवादा ओढ़ लेते जी, हैं, जी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई महान व्यक्ति बन जाऊं, या कोई लोग समझने लगे यार इसने तो ऐसे ऐसे करके किया है। हालांकि मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक जो भी एक आम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों ने जो फेस किया होगा कि अगर आपके पास होली आती है तो पिचकारी नहीं मिल पाती होगी, अगर दिवाली आपके आती पास तो पटाखे नहीं। दिवाली आने आती है तो पटाखे नहीं मिल मतलब पाते ये होंगे। पीड़ा कभी कभी देखिए। ऐसा भी होता है कि आपके पास आप देखते हो कि अगल बगल के बच्चों को नए कपड़े मिलते हैं, आप, और ये भी होता था कि नए कपड़े भी नहीं मिल पाते थे। तो ये सारी बातें होती थी, लेकिन कभी भी मैंने उन बातों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया कि यार ये अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं बहुत अभागा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये मैंने नहीं माना, और ना किसी को मानना चाहिए कि वो अभागा है। बहुत से साथियों, लोग हैं, मेरे से ज़्यादा लोगों ने संघर्ष किया है, और ये मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम मुझको इतना मुझको दिमाग दिया है, मेरे इतने अच्छे मित्रगण मिले, सहयोगी मिले, जिन्होंने मुझे हमेशा उत्साहवर्धन किया और मुझे अपनी मंजिल साथियों, जैसा कि मैंने बताया है, मैं बैठा हूँ इंटरनेशनल व्यंग्यकार अलंकार रस्तोगी जी के पास, उनसे चर्चा कर रहा हूँ। उनकी संघर्ष 2 पार्ट में इनका ये इंटरव्यू होना है, क्योंकि पहला ही पार्ट इतना लंबा हुआ जा रहा है, तो इसलिए मैं क्या कहते हैं। अच्छा चलिए, उसके बाद जैसे कि बहुत पहले से आया आपने यहाँ इतना कर लिया, ये कर लिया, और फिर उसके बाद आप इस समय जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कि क्या नाम है स्कूल का आपके? मैं इस समय अग्रसेन इंटर कॉलेज और पढ़े कहाँ के हैं? मैंने बताया ना, मैं कालीचंद के पढ़े। पढ़ा। देखिए मतलब पास स्कूल दोनों। ये मतलब करीब करीब जो है आसी पास स्कूल है उसी क्षेत्र में, और करीब करीब इनके पास भी बच्चे भी वही मिलते हैं। कितने गर्व की बात है अब कि एक बालक जो नगर निगम के स्कूल में पढ़ा है, उसके बाद सरकारी स्कूल में पढ़ा है, आज जो है जिसके 6 व्यंग्यकार हैं। अच्छा, ये जो इस समय आपके जो व्यंग में आदर्श कौन है, किसको आदर्श मानते हैं आप? देखिए वर्तमान में, देखिए व्यंग की अगर आप बात कर रहे हो तो जो मुझे व्यंग लिखने की प्रेरणा मिली, हाँ। वो पद्मश्री KP सक्सेना साहब से मिली थी। अच्छा। और बचपन में मैं घर में किसी पत्रिका में, शायद मनोरमा गृह सभा में, मैंने कहीं KP साहब का कोई व्यंग पढ़ा होगा, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने फिर उनके व्यंग को पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर मैंने ऐसा महसूस किया कि ये जो व्यंग लिखते हैं वो मेरे मन को उद्वेलित कर रहे हैं, मुझको अच्छे लग रहे हैं। फिर जब आगे बचपन होता है तब आप, चूँकि KP साहब हास्य मिश्रित व्यंग लिखते थे, तो बचपन में ऐसे व्यंग अच्छे लगते। फिर जब आपकी उम्र बढ़ती है, जब मेरी उम्र बढ़ी, 10th किया, 12th किया, तब हरिशंकर परसाई जी के व्यंग पढ़े, फिर शरद जोशी जी के व्यंग पढ़े। तो उसके बाद धीरे धीरे आप व्यंग की भाषा समझते हो, उसमें उधर फिर मैंने भी व्यंग लिखना प्रारंभ किया। और फिर धीरे धीरे गोपाल चतुर्वेदी साहब जो हमारे लखनऊ के व्यंगकार हैं, उनसे मार्गदर्शन मिला। जितने भी व्यंगकार इस समय हैं सभी
मुझे समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। लेकिन जो शुरुआत हुई वो पद्मश्री के पी सक्सेना साहब के साथियों लेखन से। देखिए कैसे बहुत से ऐसे टीचर तो बहुत हजारों होंगे, जो जितने होंगे जो खाली जो है टीचिंग करते होंगे, और उनके पास भी 24 घंटे का समय होगा, और इसी समय का यूज़ करके आज अलंकार रस्तोगी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये नवाबों के शहर लखनऊ का नाम रोशन किया है। और क्या कहते हैं, आपके जरा दर्शकों को अपने मम्मी और पापा का भी नाम बता दें। कहीं ना कहीं हम लोगों की समृद्धि में मम्मी पापा हैं क्या आपकी मम्मी? हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मम्मी हैं अंदर मैं में? अपने माता पिता के साथ में ही रहता हूँ। अच्छा। और मेरे पिता श्री ओंकारनाथ रस्तोगी जी जो पेशे से वकील हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर लेखकी कीटाणु आए हैं, ये कहते हैं कि डीएनए से होता है। तो मेरे फादर भी अपने ज़माने में बहुत अच्छे लेखक थे और उन्होंने भी बहुत अच्छे रचनाधर्मिता की, हालांकि उसको कैरियर नहीं बना पाए, परिस्थितियाँ ऐसी रहीं। माता जी श्रीमती उषा रस्तोगी घरेलू महिला हैं, गृहिणी हैं, और जो भी आज संस्कार हम लोगों को मिले उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका है। तो अभी आपने एक चीज़ की मुझे अभी बात याद आ गई, मैं सोचता हूँ जल्दी से अपने आपके पाठकों आपके दर्शकों को बता दूं कि जो भी मेरी संघर्ष गाथा रही है वो कहीं न कहीं से जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्कूल में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जो भी मैं तुम लोगों को मोटिवेशनल बातें बताता हूँ वो किताब की बातें नहीं हैं कि आप गरीब घर के रहते हुए भी कुछ कर सकते हो, आप सरकारी स्कूल में पढ़ कर के भी अंग्रेजी बोल सकते हो, आप मध्यम वर्गीय होते हुए भी कोई अच्छी नौकरी पा सकते हो। मैंने कहा जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो किसी किताब की बातें नहीं बताऊँ, वो मैं बताऊँ जो मैंने अपने जीवन में किया है। अच्छा, ये बच्चे जो आज हाँ। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चलिए जो आपके अनुभव है, आप बच्चों को कोई 3 पॉइंट बताएं। 3 पॉइंट ऐसे बताएं, क्योंकि देख रहे हैं कि बच्चे छोटी छोटी उम्र में पता नहीं क्या आता है कि सुसाइड भी कर लेते हैं। बच्चे कैसे माँ बाप को कितना कष्ट होता होगा, सुनते हैं कोटा में आईआईटी में हर जगह ये होता है। तो क्या आप गार्जियन को और बच्चों को 2-4-5 पॉइंट बताएं जिससे समाज को फायदा? सबसे पहली बात ये है कि हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अच्छा, ठीक। हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, हर बच्चे की क्षमता अलग होती है। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग अगर कुछ नहीं, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं अपनी अभिलाषा को अपने बच्चों के माध्यम से निकालने का प्रयास करता हूँ, और ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। आप डॉक्टर नहीं बन पाए इसका मतलब थोड़ी ना कि आपका बच्चा जो है आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आपने उसको पैदा किया हुआ, उसकी कुछ और अभिलाषाएं होंगी। तो इस कड़ी अभिलाषा पूर्ण करने वाली कड़ी को आपको हटाना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे की क्षमता क्या है। अच्छा। उस क्षमता के हिसाब से उसको करने दीजिए। इस समय जो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करना गलत बात है। बच्चों के समझाइए कि अपनी फील्ड को चुन ले और उसमें बेस्ट करे। पढ़ाई का उद्देश्य नंबर न ला के ज्ञान पाना है। अगर आप ज्ञान पालोगे तो आप जो कुछ भी चाहते हो उसको आसानी से कर पाओगे। और अगर आपने उस फील्ड में अपना कैरियर बनाया, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, तो यकीन जानिए कभी भी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप काम कर रहे हैं। जैसे मुझे इंटरेस्ट था टीचिंग में, तो जब मैं टीचिंग करता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे 20 साल हो गया मुझे करते हुए टीचिंग। और उस ये तो फॉर्मल है जो मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद से पहले मैंने 5-6 साल 10 साल मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हो कि मैंने कुछ काम किया है इतने दिनों। बाहर जैसे बच्चे चले जाते हैं कोटा वगैरह में, देखिए बहुत चूंकि आप टीचर हैं, राइटर हैं, व्यंग्यकार हैं, हर चीज आप में समाहित है। तो जो बच्चे बाहर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो उसके लिए माँ बाप को काउंसलिंग वगैरह इस समय क्या करना चाहिए? बच्चे किसी का इकलौता बच्चा होता है कि उसके लिए आप कुछ संदेश दीजिए भाई। देखिए, हम माँ बाप लोग ये वही मैंने बताया ना, ये समझ जाना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं बिल्कुल एक मिट्टी के, एक कच्ची मिट्टी के होते हैं।
तो आप उनको खुद विकसित होने का मौका दीजिए। आप उनको जैसे नहीं कुम्हार होता है कि ऊपर से थापता है लेकिन नीचे से जो है वो सपोर्ट दिए रहता है, आप उसको सपोर्ट दीजिए। ये ना दीजिए कि मैंने कोटा में आपका एडमिशन करवाया है तो ये मैंने आपके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट किया है और आप इसका विद इंटरेस्ट आप मुझे इसको रिटर्न दो। जहाँ बच्चे के अंदर ये मन में भावना आ गई कि ये कोटा में मेरे को कोचिंग में डाल करके मेरे पापा ने मेरे पर कोई इन्वेस्टमेंट किया है और अगर मैं उनका रिटर्न विद इंटरेस्ट वापस नहीं कर पा रहा हूँ तभी गड़बड़ हो जाती है, तभी बच्चे सुसाइड करने लग जाते हैं। आप सोचते हो कि मैंने अपनी ज़मीन बेच करके बच्चे का एडमिशन करा दिया कोटा में, या मैंने अपने लोन लेकर के बच्चे का एडमिशन करा दिया, अब तो ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा और आकर के मेरे जितने भी मेरी समस्या उनका समाधान कर देगा। ये कहीं से भी नहीं कर। आप उससे पहले पूछ लीजिए कि क्या वास्तव में तुम्हारे अंदर वो क्षमताएं हैं। अगर क्षमता है तो आप देखिए खुद ही बच्चा करेगा। अलंकार साहब ये देखिए, हम ये क्योंकि साहित्यकार आदमी है, आप देख लीजिए, आपको 2 गिफ्ट दिए जा रहे हैं, देख लीजिए, लोगों को बता दीजिए क्या है ये। ऐसे शायद उल्टा आ रहा है, आप पढ़ दीजिए 2 लाइनें, देखिए आपके ऊपर फिट बैठती है कि नहीं। ये जो संतोष जी ने मुझे उपहार दिया है वो गोपाल दास नीरज जी की कविता है। गोपाल 2 दास लाइन नीरज पर जी ने कहा था कि मनुष्य होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य है। हाँ। तो मैं इनकी 2 लाइनें पढ़ देता हूँ कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तो मत मेरी मंजिल आसान करो। ये तो और एक चीज, चलिए ये कविता, एक चीज और दे रहा हूँ आपको, देखिए ये क्या चीज है ये भी बता दीजिए जरा सा लोगों को। मैं हूँ तिरंगा मेरी कहानी मेरी जवानी। और ये हमारे संतोष जी बहुत ही क्रिएटिव व्यक्तित्व हैं और इन्होंने ये एक रिसर्च की है कि तिरंगा जो आज है, जो हमारी आन बान शान है, और उसकी क्या कहानी रही है, किस तरीके से उस तिरंगे ने शुरुआत हुई थी उसकी और कैसे आज का स्वरूप ये पा पाया है। तो पूरा इसमें मैंने इसको इसमें अपने एक कैलेंडर में कह सकते हैं रिसर्च में इसको दिखाया। आप सभी लोग इसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान और जानकारी। धन्यवाद अलंकार जी, आपने बहुत समय दिया। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अब बात कर रहे थे अलंकार जी की यात्रा, संघर्ष यात्रा पर बेसिकली, क्योंकि इनसे अगर इंटरव्यू लेने लगा तो मुझे लगता है 2-3 घंटे बीत जाएंगे और आप लोग बोर हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया। इनके मम्मी को धन्यवाद, इनके पापा को धन्यवाद जी, और उम्मीद करता हूँ इनसे इन्होंने जो संदेश दिया है जो आपके बच्चों के लिए, वो एक काउंसलिंग का काम करेगा और उसको आप लोग अमल में लाएंगे। साथियों, बात मिलता हूँ साथियों। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। एक बार फिर से ले चलता हूँ वहीं पर आप लोगों को। देखिए कि यहीं से इनकी मैंने स्टार्टिंग किया था, यहीं से किया था, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये है खुदा झूठ ना लिखवाए, देख रहे होंगे अलंकार रस्तोगी, डंके की चोट पर अलंकार रस्तोगी, और ये है सभी विकल्प खुले हैं अलंकार रस्तोगी 2 और जल्दी इनका उपन्यास आ रहा है। और ये देखिए पूरा कमरा मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, शील्डें इतनी हैं, मुझे लगता है कि 2 गुना 3 गुना कमरा होता। ये तो एक तरफ का है, अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ। ये देखिए मैं देखिए कैमरा भी बहुत अच्छा वाला नहीं है, वो अभी मोबाइल से जुगाड़ से मैं काम चला लेता हूँ, सभी लोग जानते हैं। और मैं कोई इंटरनेशनल टाइप का वो भी नहीं हूँ प्रोफेशनल। ये देखिए इनकी फ़ोटो है, ये KP सक्सेना जी, जो इनके आदर्श रहे हैं। KP सक्सेना जी के साथ, KP सक्सेना जी अब नहीं है, लेकिन गोपाल दास नीरज जी, गोपाल चतुर्वेदी जी अभी भी। साथियों, अपनी ये जो इंटरव्यू वाली सीरीज़ चल रही है, कुछ दिन पहले मैंने KK श्रीवास्तव जी का इंटरव्यू लिया था और उसके बाद निरंकार रस्तोगी जी का लिया था। इंटरव्यू की सीरीज़ में तीसरा मेरे इंटरव्यू का क्रम एक यहाँ चलता है, एक सड़क पर फुटपाथों पर भी चलता है,
एक शायद पहला चैनल है जो जिसमें मोची का इंटरव्यू, मक्खन वाले का इंटरव्यू, कुम्हार का इंटरव्यू सब होता है। तो समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। पाल जी, आप इस लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो 6-7 देशों में चैनल देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कैसा चैनल है? देखिए, ये बड़ा अद्भुत चीज़ लगती है कि कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा विभिन्नताओं से भरा कैसे हो सकता है। कि आप वहीं देखते हैं कि एक मोची का भी इंटरव्यू ले रहे हैं, हलवाई का भी हो रहा है, एक नान खटाई बेचने वाले का भी इंटरव्यू ले रहे हैं, कहीं कोई टॉफ़ी कैंडी बेचने वाले इंटरव्यू। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनके मन में जो आम लोगों के प्रति संवेदनाएं हैं, ये अपने चैनल के माध्यम से उसको लोगों के सामने लाते हैं। और साथ ही ऐसे फील्ड के लोग जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में जिन्होंने कुछ अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, और इसके पीछे इनका यही उद्देश्य है कि लोग प्रेरणा लें, आगे बढ़े और जान पाए कि अगर ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह से इनके अपना चैनल आगे और भी विविधताओं से भरा हुआ ये प्रस्तुत करते रहे। शुभकामनाएं हैं संतोष जी को मेरी। मिलता हूँ साथियों फिर नई कड़ी में।